बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज अपनी इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ के लेक्चर नंबर 26 के साथ मैं हाज़िर हुआ हूं। तो बच्चों, जैसे लेक्चर नंबर 25 जो लास्ट वीक हमने किया था, उस लेक्चर में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था हाउ टू लर्न कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, तो आज उसी का अगला लेक्चर जो है वो होगा, यानी उसी का कहने पार्ट बी होगा कि हाउ टू लर्न कंडीशनल सेंटेंसेस। उस दिन हमने 7 कंडीशंस पढ़ी थी और मैंने आपको कहा था कि 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। एक, आपने ये याद रखना है कि ये कंडीशंस जो हैं ये किस सेंस में यूज़ होती हैं। वाई डू वी कॉल देम कंडीशनल सेंटेंसेस, यानी उसके पीछे क्या रीज़न होता है कि जब हम कहते हैं कि दिस इज़ अ कंडीशनल सेंटेंस, कि वो एक ख़ास अंदाज में बोला जाता है। और दूसरी चीज़ जो मैंने कहा था आपने याद रखनी है वो ये कि हर कंडीशन का एक अपना कंडीशनल वर्ब होगा और वो वर्ब कभी कभी 12 के 12 टेंसेस में इस्तेमाल होगा और अकॉर्डिंग टू दी वर्ब होगा। यानी मीन्स अगर कॉन्टिन्यूस है तो वाईएनजी होगा, अगर इंडेफिनिट है तो वो फर्स्ट फॉर्म होगी, अगर पास्ट है तो वो सेकंड फॉर्म होगी, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म होगी। यानी वो टेंस पे डिपेंड करेगा। हर कंडीशन का अपना एक फार्मूला है, वो आपने याद रखना है। इनको मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको कहा था लिख लिख के याद करना है, ताकि ये चीज़ें जो हैं वो आपकी फिंगर टिप्स पे हों, आपको पता हो कि हमने इनको कैसे यूज़ करना है। एंड स्पेशली फॉर द टीचर्स, मैंने कहा था कि द टीचर्स दे शुड प्रैक्टिस दिस विद देयर स्टूडेंट्स एज वेल। ठीक है, चलें, 7 कंडीशंस हमने पढ़ ली थी। आज हम कंडीशन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे और कंडीशन नंबर 8 का नाम है काम करना और काम करना पढ़ना। अब ये उर्दू के फिर 2 अंदाज हैं बोलने के, कि जिस तरह कोई काम करता है, ठीक है, मसला देखो ना, मैं ख़त लिखता हूँ या मैं लाहौर जाता हूँ, तो मैं लाहौर जाता हूँ ये मेरी आप कह लें कि रूटीन है, आई गो टू लाहौर। लेकिन अगर मैं ये फ़िक्रे को इस तरह बोलूँ, मैंने लाहौर जाना है, देखो ना, काम करना, मैंने ये काम करना है, मैंने लाहौर जाना है, ठीक है, या मुझे लाहौर जाना पड़ता है। तो देखो ना, पढ़ना करना जो है वो प्रोग्राम को ज़ाहिर कर रहा है और पढ़ना जो है ये किसी मजबूरी को ज़ाहिर कर रहा है। मुझे लाहौर जाना पड़ता है, मतलब मैं कहूँ बारिश में भी मुझे लाहौर जाना पड़ता है, इसका मतलब है कि ये मेरी मजबूरी है। लेकिन मैंने ये काम करना है, मैंने लाहौर जाना है, ये मेरा प्रोग्राम है। मतलब मैंने कल लाहौर जाना है, ये मेरा प्रोग्राम है, लेकिन मैं लाहौर जाता हूँ, ये मेरी रूटीन है। सो देखो ना, जाता हूँ इज़ अ सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। लेकिन जब मैं कहता हूँ मैंने जाना है या मुझे जाना पड़ता है, जाना है ये मेरा प्रोग्राम है, पड़ता है ये मेरी मजबूरी। तो पहले तो आपने इस चीज़ को समझना है। दूसरी बात इसमें जो समझनी है वो ये है कि ये सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट में यूज़ होगा, ये फ़र्क फ्यूचर में यूज़ नहीं होगा। फ्यूचर में काम का करना, यानी जो प्रोग्राम के तहत करना या मजबूरी के तहत करना, दोनों सूरतों में एक ही फार्मूला इस्तेमाल होगा। अब हम आ जाते हैं फार्मूले पे, यानी कंडीशन पे आ जाते हैं। जो फ़िक्रे होते हैं प्रेजेंट के और पास्ट के, इनमें जब हम काम का करना यानी प्रोग्राम को ज़ाहिर करते हैं तो हम इसमें सब्जेक्ट के बाद इज़ एम आर इस्तेमाल करेंगे, पास्ट में वॉज वर इस्तेमाल करेंगे और यही इसका कंडीशनल वर्ब होगा। इज़ एम आर वॉज वर प्लस 2 और प्लस V1, यानी इज़ एम आर प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वॉज वर प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर फ़र्ज़ करें पैसिव हो जाए तो 2 के बाद आपको पता है वर्ब चेंजेस इनटू हेल्पिंग वर्ब। इज़ एम आर उसी तरह रहेगा, वॉज वर उसी तरह रहेगा, 2 भी उसी तरह रहेगा, V1 जो है वो B में तब्दील हो जाएगा। आपको पता है V1 का जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, B, और उसके बाद लग जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लग जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक। सो अगर पैसिव हो जाए तो इस सेंस में हम बोलेंगे, अगर एक्टिव होगा तो सिंपल। फ्यूचर के जो फिक्रे हैं उनमें चाहे काम करना पढ़ना हो या काम करना हो, प्रोग्राम हो या मजबूरी हो, उसका एक ही फार्मूला होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल, उसके बाद हैव और उसके बाद टू और इन्फिनेटिव फॉर्म। फिर पैसिव हो जाएगा तो हैव के साथ टू भी लगेगा, साथ बी भी लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। तो ये इनका बुनियादी फ़र्क है। ठीक, मिसाल दे के देखते हैं।
उसने अगले साल अमेरिका जाना है, उसने अगले साल जाना है, अभी नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर का प्लान है, उसने अगले साल अमेरिका जाना है। इसका मतलब कि फ़िक्रा क्या बता देखो ना, मैं कहूँ वो अमेरिका जाता है तो ये मैं उसकी रूटीन बता रहा हूँ, ही गोज़ टू अमेरिका। लेकिन मैं कहूँ उसने अगले साल अमेरिका जाना है तो इसका मतलब होगा कि ये उसका प्लान है, प्रोग्राम है। तो हम क्या कहेंगे, ही इज़ टू, ही इज़ विज़े मार लगेगा, फिर टू लगेगा और फिर इन्फिनेटिव फॉर्म लगेगी। ही इज़ टू गो टू अमेरिका, कब जाना है, नेक्स्ट ईयर। ही इज़ टू गो टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर, एक्टिव का फिक्रा था। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें उसे कल सज़ा दी जानी थी, कल सज़ा दी, उसे दी जानी थी, एक्टिव के पैसिव, पैसिव, उसे कल सज़ा दी जानी थी। तो हम क्या करेंगे, फिर उसी तरह पास्ट क्या है तो हम क्या कहेंगे, ही वॉज टू, टू उसी तरह लगेगा और टू के बाद पैसे में क्या लगेगा, बी, टू बी। वैसे भी आपको मैंने पीछे लेक्चर में बताया था कि टू का पैसिव क्या होता है, टू बी। ही वॉज टू बी पनिश्ड येस्टरडे, ही वॉज टू बी पनिश्ड येस्टरडे, सिर्फ हमने क्या कर दिया, पैसिव कर दिया। क्या कर दिया, पैसिव कर दिया। ये दोनों प्रोग्राम को जाहिर कर रहे हैं। ठीक, अब अगर यही प्रेजेंट और पास्ट के फिक्रे अगर ये मजबूरी को जाहिर करें तो हम उसी तरह सब्जेक्ट के बाद इज़ मार नहीं लगाएंगे, हम उसकी बजाय हैज़ या हैव लगाएंगे प्रेजेंट में, पास्ट में हैड लगा देंगे और फिर साथ टू उसी तरह ही लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो देखो इज़ मार और वॉज वर प्रोग्राम को जाहिर कर रहे हैं, हैज़ हैव और हैड मजबूरी को जाहिर कर रहा है। ठीक है, तो हम हैज़ हैव और हैड लगा देंगे, साथ वर्ब टू लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये नहीं कि हैज़ हैव हैड लगा और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट नहीं है, ये सिर्फ मजबूरी है, मुझे ये काम करना पड़ता है, मुझे ये काम करना पड़ता है। अब देखो ना, मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल, और पैसिव हो जाएगा, फिर उसी तरह टू के साथ बी लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, मसलन उसे बारिश में भी स्कूल जाना पड़ता है, उसे बारिश में भी, यानी बारिश भी हो रही है फिर भी जाना पड़ता है, मजबूरी है। तो हम क्या कहेंगे, ही हैज़ टू गो टू स्कूल इवन इन रेन। ठीक है, मुजरम को सज़ा देना पड़ती थी, यानी इसका मतलब है और गुजारा ही कोई नहीं था मुजरम को सज़ा दिए बगैर, मुजरम को सज़ा देना पड़ती थी पास्ट। द क्रिमिनल हैड टू बी, पैसिव का फिक्रा, हैड टू बी पनिश्ड, द क्रिमिनल हैड टू बी पनिश्ड, कि क्रिमिनल को सज़ा देना पड़ती थी। ठीक, और जैसा मैंने पहले कहा, अगर यही फिक्रे फ्यूचर में आ जाएं तो फ्यूचर में चाहे प्रोग्राम हो, करना हो या करना पड़ना हो, कोई फ़र्क नहीं होता। फ्यूचर में एक ही अंदाज में बोला जाता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव टू। ठीक है, हैज़ नहीं लग सकता, हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पैसिव हो जाएगा तो फिर उसी तरह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, शैल विल उसी तरह आ जाएगा, हैव टू भी उसी तरह आ जाएगा, साथ बी लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। मिसाल देखें, उसे इम्तहान पास करने के लिए खूब मेहनत करना पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगी, ये मजबूरी है, लाजम है, ज़रूरी है। उसे इम्तहान पास करने के लिए खूब मेहनत करना पड़ेगी, तो हम क्या कहेंगे, ही विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू पास द एग्ज़ाम। ठीक है, ही विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड, आपको पढ़ाया था पीछे जब टेंसेस के लेक्चर में कि अगर एक काम दूसरे काम के लिए, इनमें दोबारा पढ़ाऊँगा, इनमें चूँकि ये एडवांस चीज़ें थी, वहाँ मैंने आपको पता है टेंसेस के लेक्चर में एक एक दो चीज़ें आपको हर लेक्चर में बताई थी। अब ये इस चैप्टर में, इस चैप्टर का हिस्सा बन के आएंगे, यानी कंडीशनल सेंटेंसेस के तौर पे भी वो इस्तेमाल होंगी। ठीक, तो ही विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू पास द एग्ज़ाम। इसी तरह नतीजे का ऐलान वक्त पर करना होगा, नतीजे का ऐलान वक्त पर करना होगा या वक्त पर करना होगा या वक्त पर करना पड़ेगा। तो फ्यूचर में जब आप बोलते हैं ना ये काम करना होगा या कहेंगे ये काम करना पड़ेगा, तो वो सेंस ही मजबूरी की देता है, वो प्रोग्राम की सेंस नहीं देता। लेकिन हम कहते हैं चलो जी प्रोग्राम भी हो, उसे लाहौर जाना होगा। ठीक है, यानी ये फिक्रा सेंस ये दे रहा है कि उसे लाहौर जाना पड़ेगा या उसे लाहौर जाना होगा, दोनों सेंस में ऐसे लग रहा है जैसे मैं मजबूरी की बात कर रहा हूँ, तो दोनों का तर्जुमा एक ही होगा। तो नतीजे का ऐलान वक्त पर करना होगा या वक्त पर करना पड़ेगा। तो अब देखो पैसिव का फिक्र है, नतीजे का ऐलान खुद नहीं होना, किसी ने करना है, पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, नतीजे की बात हो रही है। द रिजल्ट विल हैव टू बी, ना टू के साथ क्या लग गया, बी अनाउंस्ड या डिक्लेयर्ड
ऑन टाइम, द रिजल्ट विल हैव टू बी अनाउंस्ड या डिक्लेयर्ड ऑन टाइम। ठीक। सो बच्चों, इस कंडीशन में, कंडीशन नंबर 8 में हमने क्या देखा कि वो फ़िक्रे जिनमें प्रोग्राम हो उनको हम आम तौर पे बोलते हैं काम का करना, और जो मजबूरी को ज़ाहिर करते हैं करना पढ़ना। प्रेजेंट और पास्ट में इनका बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। प्रेजेंट में करना के लिए ज़मार लगना है, मजबूरी के लिए हैज़ हैव लगना है। पास्ट में करना के लिए वॉज वर लगना है और मजबूरी के लिए हैड लगना है। लेकिन फ्यूचर में काम करना के सेंस में आ जाए या पढ़ना के सेंस में आ जाए, वो दोनों मजबूरी को ज़ाहिर कर रहे होते हैं, वो प्रोग्राम को ज़ाहिर नहीं कर रहे होते। इसलिए उन दोनों के लिए हम एक ही फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि शैल विल के साथ हैव टू लगाते हैं। ठीक। उसके बाद आ जाए जी कंडीशन नंबर 9 पे। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है, किसी को कोई काम करने के लिए कहना। किसी को कोई काम करने के लिए कहना। ठीक है। अच्छा, इस कंडीशन में ना किसी को काम, मतलब मैं उसे कहता हूँ तुम ये काम करो, मतलब मैंने उसे किताब लाने को कहा, मैंने उसे पैसे लाने को कहा, मैंने उसे ये चीज़ करने को कहा। इसमें कहा का लफ्ज़ आना बहुत ज़रूरी है। ये अंदाज़ है फिर उर्दू का कि मैंने उसे सच बोलने को कहा। ठीक है। मैंने उसे अपनी आदत बेहतर बनाने को कहा, मैंने उसे घर से किताब लाने को कहा, मैंने उसको जूता मरम्मत करने को कहा, मैंने उसे घर को सफाई करने को कहा। कहा का लफ्ज़ ज़रूरी है। ठीक है। इसका कंडीशन का नाम आपने याद रखना है AOT1। AOT1, ए फॉर आस्क, और यही इसका कंडीशनल वर्ब है। आस्क, इसको काम कहा जाए ना तो वो आस्क होता है। ए आस्क, ओ ऑब्जेक्ट जिसे काम कहा जाएगा, टी और 1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और उसी तरह अगर पैसिव हो जाए तो ये ओ जो है बाहर आ जाएगा। ऑब्जेक्ट जो है, क्योंकि जिसे काम कहा गया ये बाहर आ जाएगा, बाकी फ़िक्रा जो है वो वैसे रहेगा। आस्क की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे MO1 था, जो पिछले वीक हमने पढ़ा था MO1। ये बिल्कुल वैसे ही है। ये AO1 नहीं है, लेकिन ये AOT1, इसमें 2 ऐड हो गया बस। यानी आस्क प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस इन्फिनेटिव फॉर्म। ठीक है। 12 के 12 टेंसेस में आ सकता है। फिर कहीं किसी भी प्रेजेंट का ना, मैंने उसे किताब लाने को कहा, मैं उसे किताब लाने को कहा था, मैंने उसको किताब लाने को कहा है, मैंने उसको किताब लाने को कह रहा हूँ, कह चुका हूँ, कह रहा था, कह रहा होगा। 12 के 12 टेंसेस में आ जाएगा। जहाँ वर्ब होगा वहाँ आप कंडीशनल वर्ब लगा देंगे AOT1। आस्क प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से मुराद चीज़ नहीं, ऑब्जेक्ट से मुराद वो शख्स जिसे काम कहा गया है। ठीक। मिसाल देखें, मिसाल इसकी देखें, मैंने उसे घर से किताब लाने को कहा, मैंने उसे घर से किताब लाने को कहा। पास्ट इंडेफिनिट, मैंने कहा, सब्जेक्ट मौजूद है, एक्टिव का फिक्रा, तो हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट के आगे आई, अब उसके बाद AO, सब्जेक्ट के बाद फॉरन वर्ब आता है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हम यहाँ AOT1 लगा देंगे। आई आस्क्ड हिम, देखो ना, आस्क क्या आया, सेकंड फॉर्म, हिम O ऑब्जेक्ट, टू T ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म, AOT1। I asked him to bring a book from home. I asked him to bring a book from home, कि मैंने उसको घर से किताब लाने को कहा। I asked him to bring a book from home। एक और मिसाल देखें, उससे कुछ पैसे लाने को कहा जाएगा, उससे कुछ पैसे लाने को कहा जाएगा। कौन कहेगा, कोई नहीं है, पैसिव का फिक्रा और फ्यूचर का फिक्रा, तो इसको पैसिव के अंदाज में करेंगे। पैसे में सिर्फ क्या होना है, AOT1 का ए बाहर आ जाना है, पीछे रह जाना है AT1। AOT1 वो बाहर आ गया, AT1 पीछे रह गया, और A जो है कंडीशनल वर्ब है, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा। मैं फिक्रा देखें, ही ये ऑब्जेक्ट है, O यही है। ही विल बी, और विल का पैसिव आपको क्या होता है, बी विल बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है वहाँ AT1 आ जाएगा। ही विल बी आस्क्ड टू ब्रिंग, देखो ना, देखो ना, O बाहर आ गया, A आस्क्ड टू, T ब्रिंग, फिर आस्क्ड ब्रिंग सम मनी, उसे कुछ पैसे लाने को कहा जाएगा। ही विल बी आस्क्ड टू ब्रिंग सम मनी। ठीक। आसान कंडीशन थी बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ शॉर्टकट याद रखें,
जिस तरह पिछले लेक्चर में आपको 2 शॉर्टकट बताए थे, GO3 MO1, इसमें ये याद रखें AOT1, आस्क प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पैसिव हो जाए तो ऑब्जेक्ट ओ बाहर आ जाएगा, बाकी सारा AT1 वैसे का वैसे रहेगा, और आस्क की लग जाएगी थर्ड फॉर्म, क्योंकि जहाँ वर्ब है वहाँ कंडीशनल वर्ब है और इसका कंडीशनल वर्ब है आस्क। ठीक, उसके बाद आ गया बहुत आसान इस्तेमाल, बहुत कॉमन इस्तेमाल है, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत करते हैं। कहाँ गलत करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। कंडीशन नंबर 10 है यूज़ ऑफ इट इन इंग्लिश लैंग्वेज। इट का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? ठीक, एक तो बच्चों बहुत आसान इस्तेमाल है कि जो बेजान चीज़ें होती हैं उनका, यानी उनका जो आप कह लो प्रोनाउन जब हम इस्तेमाल करते हैं, जब नाउन नहीं इस्तेमाल करते तो उनका जब हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं बेजान चीज़ों के लिए, तो हम क्या यूज़ करेंगे? इट। ठीक है, मतलब ये कप है तो कप के लिए मैं अगर कप नहीं बोलना चाहता तो मैं क्या बोलूँगा? इट बोलूँगा। ये ग्लास है, अगर मैं ग्लास नहीं बोलना चाहता तो मैं इट बोलूँगा। तो इट का एक इस्तेमाल तो ये है कि इट इज़ यूज्ड एज ए प्रोनाउन ऑफ इनएनिमेट नाउन, यानी कोई भी जो गैर इंसानी नाउन है उसका मुतबादिल के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे। और इवन जानवरों के लिए भी इस्तेमाल करेंगे इट। कब? जब जानवरों की सेंस ऐसी ना हो कि वो, हमने जो पीछे पढ़ा था बेसिक्स में पढ़ा था कि जानवरों के फ़िक्रा इस अंदाज में बोला जाए कि वो ह्यूमन बींग्स की तरह उसको ट्रीट किया जाए, तो फिर आप इट नहीं लगाते, फिर आप ही शी भी लगा सकते हैं, लेकिन आम तौर पे इट। ठीक है ना? सो हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अच्छा जी, उसके मिसाल मैं देता हूँ, दिस इज़ माई कार, ये मेरी गाड़ी है। दिस इज़ माई कार, तो इसमें बात किसकी हो रही है? कार की। ठीक है, आई बॉट इट लास्ट ईयर, आई बॉट इट। अब फिक्रा चूँकि तसलसल से चल रहा है, पैराग्राफ है, मैंने अब इट लगाया, आई बॉट इट लास्ट ईयर, कि मैंने इसे पिछले साल ख़रीदा। इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, ये बड़ी कंफर्टेबल है। तो देखो ना, मैं इट कार एक ही दफ़ा लगाया है, अगले 2 फ़िक्रों में कार की जगह मैंने इट का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया। ठीक, दिस इज़ माई कार, आई बॉट इट लास्ट ईयर, इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। ठीक, उसके बाद दूसरा इस्तेमाल देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट इस्तेमाल, वेरी वेरी, और ये वो इस्तेमाल है जो हमारे स्टूडेंट अक्सर गलत करते हैं, क्योंकि ये वो इस्तेमाल है जो इंसानों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और जानवरों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, सब के लिए इस्तेमाल हो सकता है कि जब कोई एनिमेट एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट फ़िक्रे में मौजूद हो, फ़िक्रे में मौजूद हो और फ़िक्रा उससे शुरू ना करना चाहे, फ़िक्रे में मौजूद हो और फ़िक्रा उससे शुरू ना करना चाहें, तो फ़िक्रा किससे शुरू कर सकते हैं? इट से। किससे शुरू कर सकते हैं? इट से शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसका पैटर्न डिफरेंट होगा। वो क्या पैटर्न होगा वो आपको मिसाल से समझाता हूँ। फिर सुन लें कि अगर कोई एनिमेट या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट फ़िक्रे में मौजूद हो, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट मौजूद हो और हम फ़िक्रा उससे शुरू ना करना चाहें, तो हम फ़िक्रा इट से शुरू कर सकते हैं। मैं मिसाल, उसकी मिसाल से आपको बड़ी अच्छी समझ आएगी। मसलन, द वेदर इज़ वेरी फाइन टुडे, किसकी बात हो रही है? वेदर की। द वेदर इज़ वेरी फाइन टुडे, द वेदर इज़ वेरी फाइन टुडे। ठीक है, तो यहाँ बात वेदर की हो रही है। अब मैं वेदर से फ़िक्रा नहीं शुरू करना चाहता, तो मैं फ़िक्रा इस तरह, और लेकिन वेदर रहेगा फ़िक्रे में। फ़िक्रा क्या होगा? इट इज़ अ वेरी फाइन वेदर टुडे, इट इज़ अ वेरी, देखो ना, द वेदर इज़ वेरी फाइन, द वेदर की जगह आ गया इट, इट इज़ अ वेरी फाइन वेदर टुडे। लेकिन पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया। जब मैंने कहा इट इज़ अ वेरी फाइन, जब मैंने ऊपर कहा था वेदर इज़ वेरी फाइन, वहाँ मैंने ये नहीं कहूँगा द वेदर इज़ अ वेरी फाइन। तो यहाँ ये यूजेज का फ़र्क आपने, दिस इज़ कॉल्ड यूजेज, इंग्लिश में कहेंगे यूजेज है, रट्टा लगाना होता है, समझना पड़ता है। ये नहीं कहेंगे कि ये कोई फार्मूला है, नो, इट्स अ यूजेज। इंग्लिश इस तरह बोलता है, हमने इस तरह बोलना है, इट्स अ वेरी फाइन वेदर टुडे। इसी तरह अब ये चूँकि बेजान चीज़ थी, अब जानदार के लिए मिसाल देखें, यू ब्रोक माई पेन येस्टरडे, तुमने मेरा पेन तोड़ा था। यू सब्जेक्ट, यू ब्रोक माई पेन येस्टरडे। अब मैं इसमें यू से फ़िक्रा नहीं शुरू कर सकता, तो मैं कहूँगा इट इज़ यू, इट इज़ यू। यू मौजूद है लेकिन फ़िक्रा किससे शुरू हो रहा है? इट से। इट इज़ यू हु ब्रोक माई पेन येस्टरडे। देखो पैटर्न चेंज हो गया, अब हु लगाना पड़ा,
क्योंकि हु इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, इसका मतलब है रिलेटिव प्रोनाउन फिर बीच में लगाना पड़ेगा। अगर आपने फ़िक्रा इट से शुरू करना है तो फिर फ़िक्रे के अंदर एक रिलेटिव प्रोनाउन आपको लगाना पड़ेगा, ठीक। इट इज़ यू हु ब्रोक माई पेन येस्टरडे, इट इज़ यू हु ब्रोक माई पेन, तो देखो ना इट इज़ यू, देखो ना यू ब्रोक माई पेन, इसमें कोई हु नहीं लगा। यू ब्रोक माई पेन, यू सब्जेक्ट, ब्रोक वर्ब, ऑब्जेक्ट पेन, येस्टरडे टाइम, तो बड़ा सिंपल फिक्रा बन गया। लेकिन इट इज़ यू हु ब्रोक माई पेन येस्टरडे, तो जब मैंने इट से फिक्रा शुरू किया तो फिर मैं उसको इस तरह बोलूँगा, इट इज़ यू हु ब्रोक माई पेन येस्टरडे, ठीक। सो ये है बच्चों इट का इस्तेमाल। उसके बाद नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट इस्तेमाल है देयर का इस्तेमाल। ये भी अक्सर स्टूडेंट जो है हमारे गलत करते हैं। कुछ यूजेज बच्चों इनके होते हैं वो बड़े आसान होते हैं, उनमें कभी गलती नहीं होती, लेकिन कुछ यूजेज ऐसे होते हैं जिनमें छोटी छोटी गलतियां हम कर लेते हैं। मसला मिसाल के तौर पे देयर को हम इंग्लिश में दो अंदाज में इस्तेमाल करेंगे। कैसे दो अंदाज में करेंगे? नंबर एक, उर्दू का फिक्रा हम फर्ज करें उर्दू लिख रहे हैं L1, और जहां जहां उर्दू में वहां का लफ्ज़ आ जाए, वहां का लफ्ज़ किसके लिए आता है, किसके लिए, हमें इससे गर्ज नहीं है। जिधर जिधर भी पैराग्राफ में वहां का लफ्ज़ आया, मैं वहां गया, मैंने वहाँ ये किया, मैंने वहाँ वो किया, वहाँ का लफ्ज़ आ जाए तो वहाँ की इंग्लिश क्या होगी? देयर। इसका किसी एनिमेट या इनएनिमेट या किसी चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं, किसी टेंस से भी कोई ताल्लुक़ नहीं। ये सिर्फ तर्जुमा, लफ्ज़ी तर्जुमा है कि उर्दू में जहाँ भी वहाँ का लफ्ज़ आ जाएगा इंग्लिश में देयर इस्तेमाल होगा, ठीक है। मसलन मिसाल के तौर पे वो वहाँ गया तो हम क्या कहेंगे? ही वेंट देयर, ठीक है। अनवर वहाँ क्या कर रहा था? वॉट वॉज अनवर डूइंग देयर, है ना। अनवर वहाँ क्या कर रहा था? वॉट वॉज अनवर डूइंग देयर, देयर प्लेस है ना, तो हमने लफ्ज़ी तर्जुमा किया। अब आ गया इंपॉर्टेंट तर्जुमा, और ये वो तर्जुमा है जो सिर्फ सिंपल, ध्यान से सुन लें। इट इज़ ओनली यूज्ड फॉर सिंपल सेंटेंसेज, इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेज। वो क्या है कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि सिंपल के सेंटेंस में प्लेस कम्स फर्स्ट एंड देन कम्स द सब्जेक्ट, यानी प्लेस कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, तो वी स्टार्ट द सेंटेंस विद देयर। अगर उर्दू में फ़िक्रा बोल रहे हैं हम, और फ़िक्रा इस सेंस में है कि जगह पहले आ गई है और सब्जेक्ट जिसकी बात हो रही है वो बाद में बोला गया उर्दू में, तो इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो अंग्रेज़ को तो खुद पता ना कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन हम तो ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो फ़िक्रा देयर से शुरू करेंगे। लेकिन सिर्फ सिंपल के फ़िक्रों में। दिस रूल इज़ नॉट अप्लाइड फॉर एक्टिव और पैसिव। अच्छा जी, इफ़ इट इज़ नॉट अप्लाइड फॉर एक्टिव एंड पैसिव देन व्हाट इज़ अप्लाइड देयर? वहाँ फ़िक्रा सब्जेक्ट से ही शुरू होगा, चाहे उर्दू में जगह पहले आ जाए। अब आसान रूल क्या हो गया कि अगर सिंपल के फ़िक्रे में जगह पहले आ जाए उर्दू में और सब्जेक्ट बाद में आए लिखा हुआ, तो इंग्लिश में फ़िक्रा देयर से शुरू होगा। लेकिन अगर ये एक्टिव और पैसिव हो और जगह पहले आ जाए तो फ़िक्रा कभी देयर से शुरू नहीं होगा, फ़िक्रा सब्जेक्ट से ही शुरू होगा, याद रखें। और अगर पैसिव है तो ऑब्जेक्ट से ही शुरू होगा, ठीक है। मिसाल देखें, जंगल में शेर है, जंगल में शेर है, बात किसकी हो रही है? जंगल की कि शेर की? शेर की बात हो रही। क्या है? शेर, बात शेर की हो रही है, लेकिन पहले क्या आ गया? जंगल। तो हम क्या कहेंगे? देयर इज़ अ लायन इन द जंगल, देयर इज़ अ लायन इन द जंगल। फ़िक्रा किससे शुरू हो गया? देयर से, सिंपल। लेकिन अगर मेज़, एक और मिसाल, मेज़ पर बहुत सी किताबें थीं, मेज़ पर, ये टेबल, मेज़ पर बहुत सी किताबें थीं, मेज़ पहले आ गया, बात तो किताबों की हो रही है। क्या थी? किताबें। कहाँ थी? मेज़ पर, मेज़ तो जगह है, पहले आ गया मेज़, तो हम कहेंगे मेज़ पर बहुत सी किताबें थीं। तो अब मैं क्या कहूँगा? देयर वर मैनी बुक्स, देयर वर मैनी बुक्स वेयर ऑन द टेबल, तो टेबल इज़ द प्लेस, देयर वर मैनी बुक्स ऑन द टेबल। ये दोनों सिंपल के फ़िक्रे थे। अब मैं वो फ़िक्रे बोलने लगा हूँ जो सिंपल के नहीं हैं। अब ध्यान से देखें, जंगल में शेर चल रहा है, जंगल में शेर चल रहा है। देखो जंगल पहले आया, जगह पहले आई, लेकिन चल कौन रहा है? शेर। अब मैं इंग्लिश जब करूँगा तो यहाँ स्टूडेंट जो एरर करेंगे वो क्या होगा कि इसको भी देयर से शुरू कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने रट्टा लगा लेना है कि जगह अगर पहले आ जाए तो देयर। नहीं, जगह पहले आ जाए
सिर्फ बच्चों सिंपल के फ़िक्रे में, सिर्फ सिंपल के फ़िक्रों के लिए ये रूल है, एक्टिव पैसिव के लिए ये रूल नहीं है। ठीक, तो मैं कहता हूँ जंगल में शेर चल रहा है तो मैं क्या कहूँगा, देयर इज़ अ लायन वॉकिंग इन द जंगल। कई इस तरह तर्जुमा करें, गलत। अ लायन इज़ वॉकिंग इन द जंगल, यहाँ देयर का इस्तेमाल नहीं होगा। अ लायन इज़ वॉकिंग इन द जंगल। इसी तरह जेल में उसे सज़ा दी जा रही थी, पैसिव का फिक्रा, जेल में उसे सज़ा दी जा रही थी, जेल पहले आ गया, जगह पहले आ गई, उसे सज़ा दी जा रही थी, पैसिव का फिक्रा, जा रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो हम क्या कहेंगे, ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सॉरी, ही वॉज बीइंग पनिश्ड, हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव किया, ही वॉज बीइंग पनिश्ड, ही वॉज बीइंग पनिश्ड इन द जेल, जेल एंड में आया, प्लेस अपनी जगह पे आई, एक्सटेंशन वाली जगह पे आई कि जेल जो है, सो उसे सज़ा दी जा रही थी जेल में, जेल में उसे सज़ा दी, तो जेल पहले आ गया। यहाँ कई स्टूडेंट फिर इसका तर्जमा करेंगे, देयर वॉज ही पनिश्ड, बीइंग पनिश्ड, देयर वॉज ही बीइंग पनिश्ड इन द जेल, नो ही वॉज बीइंग पनिश्ड इन द जेल। देयर से कभी ये फिक्रा फिर सुन लें। अब देयर का इस्तेमाल मैं दोबारा बोलने लगा हूँ, एक तो देयर उर्दू का तर्जमा है, वहाँ का तर्जमा देयर, जहाँ वहाँ आ जाए वहाँ हम देयर लगा देंगे, एक तो ये हो गया। नंबर 2, उर्दू सिंपल के फ़िक्रे में अगर जगह पहले आ जाए और सब्जेक्ट बाद में बोला जाए तो फ़िक्रा देयर से शुरू होगा, बट दिस रूल इज़ नॉट अप्लाइड फॉर एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे कमिट दिस एरर, कॉमन एरर्स में ये भी आता है, ये गलती अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो करते हैं। ठीक है, तो इसका आपने बहुत ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आ गई, कोई काम करते करते या होती, बहुत कम इस्तेमाल होती है लेकिन होती है, बोलने के अंदाजे में, काम करते करते या होते होते रह जाना। ठीक है, मीन्स को काम होने लगा था, किसी वजह से नहीं हो सका, होते होते रह गया, मीन्स लास्ट मोमेंट में असरा, यानी मैं लाहौर फर्ज करें जाने लगा था तो बस एंड मौके पे घर से गाड़ी भी स्टार्ट कर ली तो मुझे कोई फ़ोन आ गया तो मैं नहीं जा सका, तो मुझे कोई पूछते मैं कहता बस यार मैं लाहौर जाते जाते ही रह गया। ठीक है, ठीक है, बादल आए, स्याह बादल, बारिश का ऐसे लगा था अभी फुल बारिश हो, लेकिन वो फिर झड़ गया, हम कहेंगे बारिश होते होते रह गई, यानी बिल्कुल होने लगी थी और वो रह गई। तो इसका कंडीशनल वर्ब होता है बच्चों जस्ट मिस। क्या कंडीशनल वर्ब होता है? जस्ट मिस प्लस VING, जस्ट मिस, और ये जस्ट मिस इसका क्या है? कंडीशनल वर्ब, फ्रेज है ना, ये कंडीशनल फ्रेज कह लें आपके, ये कंडीशनल वर्ब है, वर्बल फ्रेज है, जस्ट मिस्ड। ठीक है, और अगर पैसिव हो जाए, VING है ना, तो VING विल जस्ट मिस वैसे रहेगा, VING विल चेंज इनटू बीइंग, और फिर ये 12 के 12 टेंसेस में आ सकता है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव अगर हो जाएगा तो जस्ट मिस के बाद ING है, तो ING का पैसिव क्या होता है? बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको पढ़ाया हुआ है कि वर्ब चेंजेस इनटू हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसकी मिसाल देखें, फार्मूला क्या बना? सब्जेक्ट, एक्टिव का फार्मूला बना सब्जेक्ट प्लस जस्ट मिस प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट, 12 के 12 टेंसेस में अप्लाई होगा। पैसिव में सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट जस्ट मिस वैसे ही रहेगा। ठीक है, और VING की जगह आ जाएगा बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, मसलन वो लाहौर जाते जाते रह गया, अभी मैंने मिसाल ये दी थी आपको, वो लाहौर जाते जाते रह गया, ही जस्ट मिस्ड, रह गया पास्ट इंडेफिनिट, तो सेकंड फॉर्म लगनी है, ही जस्ट मिस्ड गोइंग टू लाहौर, ही जस्ट मिस्ड गोइंग टू लाहौर। या वो तरक्की पाते पाते रह गया, देखो ना, तरक्की पाते पाते, पैसिव तो बीइंग लग जाएगा, ही जस्ट मिस्ड, वो उसी तरह लगेगा, ही यहाँ ऑब्जेक्ट है, ही जस्ट मिस्ड बीइंग प्रमोटेड, ही जस्ट मिस्ड बीइंग प्रमोटेड। ठीक, बारिश होते होते रह गई, इट जस्ट मिस्ड रेनिंग। ठीक है, इट जस्ट मिस्ड रेनिंग। ठीक है, सो यहाँ इसको हम इस तरह मैंने कहा था, आपको रेन अगर आपको याद हो, मैंने कहा उसको आप सब्जेक्ट के तौर पे भी ले सकते हैं, तो कह सकते हैं द रेन जस्ट मिस्ड फॉलिंग, रेन फॉल्स, जैसे स्नो फॉल होती है, रेन भी फॉल होती है, द रेन जस्ट, अगर रेन को हम सब्जेक्ट के तौर पे लेंगे तो ये फिक्र इस तरह भी हम बोलेंगे, द रेन जस्ट मिस्ड फॉलिंग। ठीक, उसके बाद आ गया बच्चों
कंडीशन नंबर 13। ठीक, कंडीशन नंबर 13 है कोई काम किए बगैर या किसी चीज़ के बगैर, यानी एक होता है किसी अमल के बगैर, एक होता है किसी चीज़ के बगैर ना रह सकना। यानी ये वर्ड्स उस वक्त यूज़ होते हैं जुमले जब हम सकना का वर्ड यूज़ करते हैं। मतलब वो कहता मैं देखो ना, मैं कहता हूँ वो रिश्वत लिए बगैर नहीं रह सकता, तो रिश्वत लेना अमल है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करो मैं ये कह दूँ वो रिश्वत के बगैर नहीं रह सकता, मतलब यहाँ भी वही है रिश्वत लेना, लेकिन ये दोनों अलग अलग फ़िक्रे। वो झूठ बोले बगैर नहीं रह सकता, ये अमल हो गया। वो झूठ के बगैर नहीं रह सकता, ये भी तो अमल है, लेकिन हम यहाँ इसको नाउन के तौर पे, झूठ अमल भी हो गया, नाउन भी हो गया। ठीक है, इसी तरह वैसे मैं कहता हूँ वो अपने दोस्तों के बगैर नहीं रह सकता, तो यहाँ तो वैसे ही नाउन है। तो किसी चीज़ यानी किसी नाउन के बगैर ना रह सकना, बच्चों जब ये फ़िक्रे आते हैं तो इनका कोई फार्मूला नहीं होता, इनका लफ्ज़ी तर्जुमा होता है। यानी मीन जिस तरह जिस टेंस में भी होंगे, जिस सकना वाले फ़िक्रे हैं तो ये उसी तरह होगा। मतलब मिसाल तौर पे मैं अपने दोस्त के बगैर नहीं रह सकता, तो मैं कहूँगा आई कैन नॉट लिव विदाउट माई फ्रेंड, यानी इसका कोई मैं कंडीशन यूज़ नहीं करूँगा। लेकिन जब इन फ़िक्रों में ये आ जाए कि कोई शख्स जो है वो कोई काम किए बगैर नहीं रह सकता, अमल आ जाए, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर सिर्फ प्रेजेंट सकना, प्रेजेंट और पास्ट में हम क्या करते हैं कि कंडीशनल वर्ब लगता है कैन और कुड। प्रेजेंट में कैन, पास्ट में कुड, ये इसका कंडीशनल वर्ब है। और पूरा फार्मूला क्या है, कैन कुड प्लस नॉट प्लस हेल्प प्लस VING। फिर सुन लें, कैन कुड, चूंकि सकना वाले फिक्रे हैं और प्रेजेंट और पास्ट की बता रहा हूँ, कैन कुड, ठीक है, प्लस व्हाट, कैन कुड के बाद क्या हमने क्या लगाया, नॉट, उसके बाद क्या लगाया, हेल्प, उसके बाद क्या लगाया, ING। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम इन फिक्रों में हम सिर्फ क्या कर सकते हैं कि हम कैन कुड, उसके बाद नॉट, उसके बाद हेल्प और आई, यही इसका कंडीशनल फार्मूला बन गया, कैन कुड प्लस। अच्छा, अगर यही फिक्रे फ्यूचर में आ जाएं, वो झूठ, देखो ना, वो झूठ बोले बगैर नहीं रह सकता, अमल, वो झूठ बोले बगैर नहीं रह सकता था, अमल, वो झूठ बोले बगैर नहीं रह सकेगा, फिर अमल। अब अगर फ्यूचर में ये आ जाएं तो फ्यूचर में हम इन ना कैन लगाते हैं ना कुड लगाते हैं, वहाँ हम शैल विल के साथ लगाते हैं बी एबल टू, एबल टू। अब एबल टू पहली बात है बनेगा लफ्ज़ी तर्जमा, ठीक है, इसका मतलब है। और अगर एबल टू जिस फिक्रे में भी आ जाए, याद रखो ये रट्टा लगाना है आपने, उसका पैसिव नहीं होगा। यानी एबल टू का हम पैसिव नहीं, ये नहीं कहेंगे एबल टू भी, गलत, नो, जिस फिक्रे में एबल टू आ जाए पैसिव। कैन कुड का पैसिव होगा, बस हम कैन कुड प्लस हेल्प प्लस वर्ब, ये अगर पैसिव हो जाएगा तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसी तरह कैन कुड आ जाएगा, उसी तरह नॉट आ जाएगा, उसके बाद हेल्प, हेल्प के बाद बीइंग लग जाएगा। यानी मीन्स वो उसी तरह ही ING की जगह बीइंग आ गया, वो उसी तरह लगेगा। लेकिन जब एबल टू लग जाएगा शैल विल में तो वहाँ पैसिव नहीं होगा। ठीक, एक बात। दूसरी बात इसमें जो समझने वाली वो ये है कि ये जो कैन कुड हमने प्रेजेंट में लगाया और पास्ट में लगाया, इधर भी एबल टू लग सकता है। मतलब यही फिक्रा मैं कहता हूँ, मैं वो झूठ बोले बगैर नहीं रह सकता, हम क्या कहेंगे, ही कैन नॉट हेल्प टेलिंग अ लाई। लेकिन अगर मैं इसमें एबल टू लगा दूँ तो फिर मुझे इज एम आर, पास्ट में वॉज वर और एबल टू लगाना पड़ेगा। ही वॉज नॉट एबल टू, तो फिर उसके बाद क्या लगेगा, ही वॉज नॉट एबल टू टेल अ लाई। अच्छा, उसमें मैं फिर लफ्ज़ी तर्जमा ही कर सकता हूँ, उसका पैसिव नहीं बना सकता। जिस फिक्रे में, फिर सुन लें, एबल टू आ जाए उसका पैसिव नहीं होगा। ठीक है, फिर सुन लें। और दूसरा, अगर कोई अमल ना हो तो उसका लफ्ज़ी तर्जमा होगा। मतलब मिसाल में अपने दोस्तों के बगैर नहीं रह सकता, आई कैन नॉट लिव विदाउट माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के बगैर नहीं रह सकता था, आई कुडंट लिव विदाउट माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के बगैर नहीं रह सकूँगा, आई विल नॉट बी एबल टू लिव विदाउट माई फ्रेंड्स। यानी मीन्स हम उसको तीनों सूरतों में हम इस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मसलन मैं मिसाल आपके सामने देता हूँ, अनवर रिश्वत लिए बगैर नहीं रह सकता। अमल आ गया ना, रिश्वत लिए बगैर नहीं रह सकता। अब रिश्वत ले नहीं रह सकता एक्टिव, तो हम क्या कहेंगे, अनवर कैन नॉट, कैन और नॉट आ गया, हेल्प, अनवर कैन नॉट हेल्प टेकिंग ब्राइबरी,
अनवर कैन नॉट हेल्प टेकिंग ब्राइबरी। लेकिन अगर यही फिक्रा हो, अनवर रिश्वत के बगैर नहीं रह सकता, अनवर रिश्वत के बगैर नहीं रह सकता, फिर क्या करेंगे? फिर हेल्प लगेगा? नो, फिर लफ्जी तर्जुमा होगा। हम कहेंगे अनवर कैन नॉट लिव विदाउट ब्राइबरी। अनवर कैन नॉट लिव, लिव का मतलब रहना ना, लिव विदाउट, लफ्जी तर्जुमा हो रहा है, अनवर कैन नॉट लिव विदाउट ब्राइबरी। यानी इसी तरह वो झूठ बोले बगैर नहीं रह सकता। ही कैन नॉट हेल्प टेलिंग अ लाई, ही कैन नॉट हेल्प टेलिंग अ लाई, लेकिन वो झूठ के बगैर नहीं रह सकता। ही कैन नॉट लिव विदाउट लाइंग, ठीक है ना, विदाउट, वो उधर फिर हम लफ्जी तर्जुमा करेंगे। यानी लफ्जी तर्जुमा तब होगा जब अमल नहीं होगा, कोई नाउन होगा, नाउन के बगैर नहीं रह सकते तो वो लफ्जी तर्जुमा होगा, अमल के बगैर नहीं रह सकते तो वो हेल्प वाला होगा। लेकिन ये हेल्प वाला लॉ फ्यूचर के लिए अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर में एबल टू इस्तेमाल होता है, ठीक है। और मैंने जब पहले कहा प्रेजेंट और पास्ट में भी आप कैन कोड की जगह एबल टू लगा दें, फिर जब आप एबल टू लगा देंगे फिर ये कंडीशन इस्तेमाल नहीं होगी, फिर लफ्जी तर्जुमा ही करना पड़ेगा और फिर उसका पैसे भी नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, मिसाल देखें, तारिक दूसरों को धोखा दिए बगैर नहीं रह सकता, तारिक दूसरों को धोखा दिए बगैर नहीं रह सकता, रह सकता था, सॉरी, तारिक दूसरों को धोखा दिए बगैर नहीं रह सकता था। तारिक couldn't help deceiving others, तारिक couldn't यानी could not help deceiving others। एक और फिक्रा, मुनीर दूसरों को तंग किए बगैर नहीं रह सकेगा, रह सकेगा। अब यहाँ लफ्जी तर्जुमा होगा। अब क्या तर्जुमा होगा? मुनीर विल नॉट बी एबल टू, बी एबल टू, विल नॉट बी एबल टू लिव विदाउट टीजिंग अदर्स। अब यहाँ आप सोचेंगे आईएनजी क्यों लगा है? ये आगे भी पढ़ाऊंगा, इस कंडीशंस में भी आएगा। आपको पढ़ाया था टेंसेस में कि किसी भी प्रेपोजिशन या कंजंक्शन के फ़ौरन बाद वर्ब आ जाए, टेंस कोई भी हो वो आईएनजी में होगा। विदाउट के फ़ौरन बाद क्या आ रहा है? टीज। तो हम क्या इसको इस तरह बोल सकते हैं, मुनीर विल नॉट बी एबल टू लिव विदाउट टीज अदर्स, नो, विदाउट टीजिंग अदर्स, ठीक है। सो ये बच्चों याद रखना है कि अगर हम, अब ये देखो ना, मैं फिर ऊपर वाला फिक्रा बोलता हूँ आपके सामने। ऊपर वाला फिक्रा है, अनवर रिश्वत लिए बगैर नहीं रह सकता, अनवर कैन नॉट हेल्प टेकिंग ब्राइबरी। अगर मैं इसको बी एबल टू के अंदाज में बनाऊं तो क्या बनाऊंगा? अनवर इज नॉट एबल टू लिव विदाउट टेकिंग ब्राइबरी, अनवर इज नॉट एबल टू लिव विदाउट। तो हम एबल टू लगाएं तो इसलिए आमतौर पे हम इनको एबल टू नहीं लगाते, हम सिंपली कैन कुड के साथ हेल्प का। और ये अंग्रेज़ों का बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल है, ठीक है ना। दे यूज़ द वर्ड हेल्प, ही कांट हेल्प डूइंग दैट, ही कुडंट हेल्प डूइंग दैट। तो ये बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल है अंग्रेज़ों का, हमें वो ही फॉलो करना चाहिए। वो तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि आप कैन कोड की जगह एबल टू भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर आप इसकी कंडीशन नहीं यूज़ कर सकते, फिर आपको इसका लफ्जी तर्जुमा करना पड़ेगा। जिस तरह फ्यूचर का हमने किया कि मुनीर विल नॉट बी एबल टू लिव विदाउट टीजिंग अदर्स, तो इसका मैं प्रेजेंट में कर दूं तो क्या हो जाएगा? मुनीर इज नॉट एबल टू लिव विदाउट टीजिंग अदर्स। या पास्ट में कर दूं तो क्या हो जाएगा? मुनीर वॉज नॉट एबल टू लिव विदाउट टीजिंग। यानी वहाँ हम कैन कुड की जगह एबल टू लगा सकते हैं, लेकिन फिर वो इज़ मार और वॉज लगाना पड़ेगा और एबल टू लगा देंगे और उसका फिर कंडीशन ही लगेगी, लफ्जी तर्जुमा होगा। क्लियर, समझ आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। उसके बाद आ गई कंडीशन नंबर 14। कंडीशन नंबर 14 बच्चों, ये है फीलिंग्स वाले सेंटेंसेस, ठीक है। अब ये भी फिक्रे बच्चों दो तरह के होते हैं, फीलिंग्स वाले फिक्रे। एक वो फिक्रे होते हैं जिनमें हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं ड्यू टू सम रीज़न, यानी किसी की वजह से मुझ पे क्या हो रहा है, यानी मैं खुश हूँ तो किसी वजह से खुश हूँ, ठीक है, या मैं किसी से खुश हूँ। तो मीन्स के मेरी फीलिंग्स जब बयान की जाती हैं तो ये फिक्रे जब इंग्लिश में लिखे जाए, और फीलिंग्स के लिए हमेशा हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, यानी फीलिंग्स के जितने भी अल्फाज हैं दे आर ऑल एडजेक्टिव्स, ठीक है। और इनका तरीक़ेकार क्या होता है कि लिंकिंग वर्ब पहले हम लगेगा, लिंकिंग वर्ब जो भी होगा, मसलन देखो ना, मैं खुश हूँ, सिंपल का फिक्रा होगा तो हम क्या कहेंगे? आई एम हैप्पी। लेकिन अगर यही फिक्रे, हैप्पी इज एडजेक्टिव, इज एम आर लिंकिंग वर्ब, सिंपल के फिक्रे में लिंकिंग वर्ब और उसके बाद एडजेक्टिव लग जाएगा।
फ़र्ज़ कर लें अगर ये फ़िक्रे एक्टिव पैसिव में आ जाते, मैं खुश होता हूँ, मैं खुश हो रहा हूँ, मैं खुश हो चुका हूँ, 12 के 12 टेंसेस में। अब किसी नेचुरली मैं हो रहा हूँ ना किसी की वजह से, अब जब ये सेंस आ जाए तो फिर हमें फीलिंग वाला वर्ब लगाना पड़ता है। वो हमारे पास 3 वर्ब्स हैं, वो अकॉर्डिंग टू द सेंस या कॉन्टेक्स्ट हम लगाते हैं, गेट, बिकम या फील, और ये टेंस के मुताबिक होता है। और उसके बाद फिर एडजेक्टिव ही लगता है। मिसाल तौर पे मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, मैं खुश होता हूँ, आई फील हैप्पी, आई बिकम हैप्पी, आई गेट हैप्पी। गेट अब अच्छा नहीं लग रहा, तो आई बिकम हैप्पी। इधर हमने ये देखना होता है, फिर वही जैसे मैंने पहले बताया कि हमने देखना होता है कि इंग्लिश यूजेज क्या, अंग्रेज़ ज़्यादातर क्या इस्तेमाल करते हैं। तो हम देखते हैं कि अंग्रेज़ ज़्यादातर गेट, बिकम और फील का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। गेट भी यूज़ करते हैं, ये नहीं कि गेट नहीं यूज़ करते। सो यू हैव टू सी कि फ़िक्रे की खूबसूरती के मुताबिक कौन सा लगता है, लेकिन यू हैव टू यूज़ द वर्ब। फिर आप वर्ब के बाद फिर एडजेक्टिव लगेगा। मतलब कॉन्टिन्यूस का फ़िक्र है, वो खुश हो रहा है, वो खुश हो रहा है, कॉन्टिन्यूस। ही इज़, अब यहाँ ING लगना है तो वर्ब लगेगा। ही इज़ बिकमिंग हैप्पी, ही इज़ फीलिंग हैप्पी। हम फीलिंग है ना, तो फीलिंग सबसे अच्छा लफ्ज़ है। ही इज़ फीलिंग, आई एम फीलिंग सैड। देखो ना, आई एम फीलिंग, मैं उदास हो रहा हूँ, आई एम फीलिंग सैड। ठीक है, तो आई एम फीलिंग सैड, सैड इज़ एडजेक्टिव। सो याद रखें, जो फीलिंग्स हम में होती है किसी चीज़ की वजह से, वो है जिसमें सब सिंपल के फ़िक्रे हों तो हम लिंकिंग वर्ब लगाएंगे और उसके साथ एडजेक्टिव लगा देंगे, प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो। लेकिन अगर एक्टिव पैसिव हों, 12 के 12 टेंसेस में हों, तो हम उसके लिए या गेट या बिकम या फील को टेंस के मुताबिक लगाएंगे और उसके बाद एडजेक्टिव लगा देंगे। अब इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। मिसाल है, अख्तर आज बहुत खुश है, अख्तर आज बहुत खुश है, सिंपल का फ़िक्रा। तो हम क्या कहेंगे, अख्तर इज़ हमारे में से क्या आ गया, इज़ एडजेक्टिव आ गया। एडजेक्टिव क्या है, बहुत खुश है, वेरी हैप्पी। अख्तर इज़ वेरी हैप्पी टुडे। अब इसी फिक्रे को मैं थोड़ा सा बदल रहा हूँ, अभी सिंपल कह दे रहा हूँ। अनवर कल कदरे परेशान था, कल था, कदरे कुछ परेशान था। कदरे का मतलब क्या होता है, कुछ परेशान था। अनवर कल कदरे परेशान था, तो फिक्रा क्या होगा, अनवर वॉज अ बिट वरीड येस्टरडे, अनवर वॉज अ बिट वरीड येस्टरडे, सिंपल का फिक्रा आ गया। अब आ गया टेंस वाला फिक्रा, असलम मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। तो कौन बहुत खुश हुआ, असलम, सब्जेक्ट मौजूद है, हुआ पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अब देखो क्या होगा, असलम बिकेम वेरी हैप्पी। ठीक है, ऑन सीइंग मी, आपको पढ़ाया था कि अगर 2 अमल हों, एक काम किसी काम की वजह से हो तो के लिए हो तो टू लगाते हैं, और की वजह से हो तो ऑन लगाते हैं। तो ये वजह है तो इसलिए इधर टू नहीं लगेगा। देखो ना, वो किताबें ख़रीदने लाहौर गया तो हमने कहा था टू लगाना है, लेकिन अगर किसी वजह से हो तो फिर हम ऑन लगाते हैं। असलम बिकेम वेरी हैप्पी ऑन सीइंग मी, यानी मेरी वजह से ही हुआ ना, ऑन सीइंग। फिर ऑन के बाद ING लग रहा है, देखो क्यों लग रहा है, क्योंकि हर प्रपोजिशन के बाद ING लगना है, सो I2 के। ठीक है, तो असलम बिकेम, ये पिछले रूल्स जो है ना, इनको ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। असलम बिकेम वेरी हैप्पी, इधर कोई इस तरह भी बोल सकते हैं असलम फेल्ट वेरी हैप्पी, वो भी ठीक है, लेकिन बिकेम ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है। अब अगर मैं कहूँ असलम गॉट वेरी हैप्पी, इतना अच्छा नहीं लग रहा। बिकम और फील ज़्यादा बेहतर वर्ड्स। असलम बिकेम वेरी हैप्पी ऑन सीइंग मी। एक और मिसाल देखें, मेरा नतीजा देखकर वो परेशान हो रहा था, परेशान हो रहा था, हो रहा था, कौन सा टेंस है बच्चों, पास्ट कॉन्टिन्यूस। मेरा नतीजा देखकर वो परेशान, मेन एक्शन क्या है, वो परेशान हो रहा था, तो क्या होगा, ही वॉज गेटिंग अपसेट। देखो ना, वी गेट अपसेट, वी फील अपसेट नहीं होता, यहाँ गेट ज़्यादा बेहतर लगा। बिकम अपसेट भी इतना अच्छा नहीं लगेगा, गेट अपसेट। ही वॉज गेटिंग अपसेट या ही वॉज गेटिंग वरीड। अब देखो, अपसेट भी एडजेक्टिव है, वरीड भी एडजेक्टिव है। ही वॉज गेटिंग अपसेट या गेटिंग वरीड ऑन, फिर देखिए ऑन सीइंग, वजह, कोई चीज़ वजह बने तो ऑन लगना है, किसी काम के लिए हो तो टू लगना है। ऑन सीइंग माई रिजल्ट, ही वॉज गेटिंग वरीड या गेटिंग अपसेट ऑन सीइंग माई रिजल्ट। ठीक, सो पहली इस्तेमाल आपको समझ आ गई कि जब कोई बंदा
किस अपनी फीलिंग्स का इजहार करता है तो वो सिंपल के अंदाज में भी कर सकता है, तब भी लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव लगना है, और एक्टिव पैसिव में भी कर सकता है, तब हमने वर्ब पास्ट से लगाना है। दूसरी है वो इस्तेमाल कि जिसमें हम किसी को कुछ कर रहे हैं, यानी मैं खुश हो नहीं रहा, मैं खुश कर रहा हूं, यानी मेरी वजह से कोई हो रहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इधर वही फार्मूला लगता है जिसका MO1 था ना, क्योंकि ये वो है, देखो ना, मैं किसी को खुश कर रहा हूं तो खुश तो उसने होना है ना, तो किसी का काम किसी से करवाना, लेकिन इधर काम नहीं है ना, इधर MO उसका फार्मूला था MO1 जो पिछले वीक हमने पढ़ी थी कंडीशन MO1, इधर लगेगा MOA, M फॉर मेक, O फॉर ऑब्जेक्ट जिस पर का हो रहा है वो, और A एडजेक्टिव, ठीक है, MOA। तो मेक ही इसका कंडीशनल वर्ब है, 12 के 12 टेंसेस में आ सकता है। मिसाल के तौर पे देखो, वो अनवर को नाराज करता था, वो अनवर को नाराज करता था, पास्ट इंडेफिनिट, तो हम क्या कहेंगे, वो अनवर को नाराज करता था, ही मेड, मेड क्या आ गया, मेक की सेकंड फॉर्म मेड, मेड के बाद क्या आना है ओ, किसे नाराज करता था, अनवर, ही मेड अनवर क्या करता था, नाराज, एडजेक्टिव, वर्ब नहीं लगना, ही मेड अनवर एंग्री, ठीक है, ही मेड अनवर एंग्री, ठीक है। सो हाँ, अंग्रेज लोग जो हैं कभी कभार कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं, मतलब देखो ना, हैप्पी, हैप्पी का वर्ब कोई नहीं होता, ध्यान से सुनना ये पॉइंट, हैप्पी का कोई वर्ब नहीं होता। देखो ना, मसलन वो अनवर को खुश करता था, तो हम क्या कहेंगे, ही मेड अनवर हैप्पी, हैप्पी का वर्ब कोई नहीं होता। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव हैं जो वर्ब एडजेक्टिव बनते हैं, तो वो वर्ब अगर हो तो वो अंग्रेज कभी कभी उसको डायरेक्ट भी यूज़ कर लेते हैं। बस इसी फिक्रे को अगर आप देखें, ही मेड अनवर एंग्री, उसको कभी कभी आप किताब में पढ़ोगे, किसी में लिखा होगा ही एंग्रीड अनवर, ही एंग्रीड, क्योंकि नाराज किसको किया, अनवर को, उसने किया, ही क्या किया, नाराज, एंग्री, एंग्री चूँकि वर्ब भी है एडजेक्टिव भी है, वर्ब के तौर पे यूज़ हो सकता है, तो एंग्रीड या एनॉयड, ही एनॉयड मी, ठीक है, या ही मेड मी एनॉयड, दोनों ठीक है। जहाँ तो रूल क्या हुआ कि जब हम किसी को कुछ कर रहे हैं, अगर तो वो एडजेक्टिव ऐसा है जिसका वर्ब भी हो सकता है, जिसका वर्ब भी हो सकता है, तो हम एज ए वर्ब यूज़ कर लें, फिर MOA नहीं लगेगा, फिर डायरेक्ट वर्ब लगेगा। मतलब फिर सुन लें, देखो ना, मैं कहता हूँ उसने मुझे नाराज़ किया, ही एनॉयड मी, नाराज़ करना, ही एनॉयड मी, या ही मेड मी एनॉयड, MOA, ही मेड मी एनॉयड या ही एनॉयड मी, दोनों ठीक है, यानी ही मेड मी एनॉयड या ही एनॉयड मी, लेकिन उसने मुझे खुश किया, ही मेड मी हैप्पी। अब यहां मैं नहीं कह सकता ही हैप्पीड मी, क्योंकि हैप्पी इज नॉट अ वर्ब। सो इफ अ वर्ब इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, वी कैन डायरेक्टली यूज दैट वर्ब एज वेल, बट इफ ए वर्ब कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, देन वी कैन नेवर यूज इट डायरेक्टली, फिर हमें MOA ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। मसलन उसने अपनी एक्टिंग से लोगों को बहुत खुश किया, देखो ना, अब देखो, लोगों को बहुत खुश किया, उसने अपनी एक्टिंग से लोगों को बहुत अब खुश करना होता है हैप्पी, हैप्पी का वर्ब नहीं होता, हैप्पी का वर्ब नहीं होता। अब इधर MOA के अलावा आपके पास चारे कोई नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ही, अब किया पास्ट इंडेफिनिट, ही मेड, M किसे खुश किया, लोग, ही मेड पीपल क्या किया, बहुत खुश, वेरी हैप्पी, एडजेक्टिव, ही मेड पीपल वेरी हैप्पी, किससे किया, अपनी एक्टिंग से। इसमें इंग्लिश में दो यूजेज आते हैं, बाय हिज एक्टिंग या विद हिज एक्टिंग, दोनों ठीक है, बाय हिज एक्टिंग या विद हिज एक्टिंग, अपनी एक्टिंग से यानी बाय हिज एक्टिंग या विद हिज एक्टिंग। तो हम क्या कहेंगे, उसने अपनी एक्टिंग से लोगों को बहुत खुश किया, ही मेड पीपल हैप्पी, वेरी हैप्पी विद हिज एक्टिंग, ठीक है। सो बच्चों, ये फ़र्क, अब दूसरा फ़र्क मैं फिर दोबारा बताता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें जब हम किसी को कुछ कर रहे होते हैं, हम पर नहीं हो रहा, हमारी वजह से किसी पर कुछ हो रहा है, ये किसी की वजह से किसी पर हो रहा है, तो तब हम एक कंडीशन यूज़ करते हैं जिसका नाम है MOA, M फॉर मेक, दैट इज़ कंडीशनल वर्ब, O फॉर ऑब्जेक्ट जिससे किया जा रहा है, और A फॉर एडजेक्टिव। लेकिन इसमें सिर्फ एक बात याद रखनी है, अगर एडजेक्टिव ऐसा आ जाए कि वो वर्ब भी हो, उसका वर्ब हो, तो हम वर्ब डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। मसलन उसने मुझे नाराज़ किया, ही मेड मी एंग्री, या ही मेड
मी annoyed, ठीक। मेड मी annoyed, annoyed इज एडजेक्टिव लेकिन वर्ब से बना है, ठीक है। वर्ब हमने पढ़ा था ना बेसिक्स में कि कई अल्फाज हैं जो नाउन होते हैं वो काम एडजेक्टिव का कर रहे होते हैं, वर्ब होते हैं काम। तो ये annoyed जो है ये वर्ब है जो काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का। यानी annoy इज अ वर्ब, annoy इज एडजेक्टिव एज वेल, ठीक है। ही मेड मी annoyed। अब ये चूंकि annoyed ऐसा वर्ब है जिसका डायरेक्ट लग सकता है, तो हम क्या कह सकते हैं, ही annoyed me, ठीक है। ही annoyed me। और अमेरिकन तो एंग्री को भी एज ए वर्ब यूज करके बोल देते हैं, ही एंग्रीड मी, ठीक है। हालांकि एंग्री वर्ड इतना अच्छा नहीं है, annoyed इज अ मच बेटर वर्ड। सो ये फ़र्क आपने याद रखना है कि अगर ऐसा एडजेक्टिव हो, ऐसा वर्ब एडजेक्टिव हो जो वर्ब भी बन सकता हो, तो फिर आप उसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। हैप्पी आपके सामने अभी हैप्पी की मिसाल हमने देखी, उसने अपनी एक्टिंग से लोगों को बहुत खुश किया। ही मेड पीपल वेरी हैप्पी। यहाँ आप कभी भी हैप्पीड नहीं बोल सकते, इसकी वर्ब होती कोई नहीं है। तो जिसका वर्ब नहीं हो सकता वहाँ MOA, जिसका वर्ब हो सकता है वहाँ आप उस तरह भी बोल सकते हैं, ठीक है। उधर आप डायरेक्ट वर्ब भी लगा सकते हैं, ठीक है। सो ये 14 तक आज का लेक्चर मेरा बच्चों, मुझे उम्मीद है आप इन कंडीशंस को फॉलो कर रहे होंगे। मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात कही थी कि इन कंडीशंस को आपने बार बार प्रैक्टिस करनी, एक दफ़ा नहीं करनी। एक दफ़ा करने से ही नहीं आना, एक दफ़ा सुनने से नहीं आना, बार बार करना है। लिख के करें, नोट करें, ये पीछे लिखा हुआ आ रहा होता है, इस वहाँ से नोट करें। मेरी वहाँ से समझना, कई दफ़ा होता है कि आपका मोबाइल इतना छोटा होता है कि उसमें इतनी क्लियर नहीं आ रहा होता, तो आप सुना करें ध्यान से और उसको नोट किया करें। और इनमें किसी चीज़ की ना समझ आए आप पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छी से अच्छी कंडीशंस आपको बताऊँ, ठीक है। और मुझे उम्मीद है आपको समझ भी आ रही होगी। जहाँ डाउट हो आपको मैंने बार बार कहा है कि आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। कई बच्चे कमेंट्स में लिखते हैं, आप अपनी सजेशंस दे सकते हैं। आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ऑडियो मैसेज कर सकते हैं, मैं फिर आपको ऑडियो रिप्लाई करूँगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा और नए लोग जो इसमें शामिल हो रहे हैं उनको शामिल करें, बल्कि लोगों को, और उनको रिक्वेस्ट करें कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, दिस इज़ ऑल नॉलेज बच्चों, मैंने बार बार कहा, दिस इज़ माई 30 years एक्सपीरियंस दैट आई एम शेयरिंग विद यू, ठीक है। भूल चूक हो सकती है, मैं भी कोई वो तो नहीं हूँ, अकले कुल तो नहीं हूँ, गलती मुझसे भी हो सकती है। एंड देयर इज़ ऑलवेज़ a chance of improvement, and I also keep on improving. So you also just keep on learning these videos, listen to them carefully, listen them again and again, और आप देखोगे इंशाल्लाह बहुत सी नई चीज़ें आपको सीखने की मिलेंगी। अभी तो बड़ी लंबा सफ़र है, बशर्ते ज़िंदगी बहुत लंबा सफ़र है। अभी तो हम अब एडवांस अब हमारा स्टार्ट हुआ है, इसके बाद कॉमन एरर्स के पता नहीं कि शायद 15 लेक्चर आपके हो जाएं, क्योंकि इट्स सच एन एडवांस थिंग। और दिन ब दिन अब हम एडवांस चीज़ों की तरफ जाएंगे, ठीक है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।